हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधाजी क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बीए सेकेंड ईयर के अंतर्गत हिंदी साहित्य की सीरीज में अनुवाद विज्ञान पर हमारा डिस्कशन चल रहा था, जिसमें दोस्तों हमारा एक सेशन अभी इससे पहले हो चुका है, अर्थात कि इस फर्स्ट यूनिट का एक सेशन पहले हो चुका है। इसी फर्स्ट इकाई प्रथम इकाई का ये सेकेंड लेक्चर होने जा रहा है, जैसा मैंने आपसे बताया था, है ना। इससे पहले में हमने अर्थ, महत्व और विशेषताओं पर चर्चा, स्वरूप वगैरह पर चर्चा की थी। आज के सेशन में हम बात करेंगे अनुवाद के प्रकारों पर। क्लियर है। और इसके बाद में जो थर्ड इसका जो सेशन होगा वो थोड़ा सा लंबा जाएगा, लेकिन उसमें जितनी भी टर्म अब बची होगी उन सबको हम कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं अपना सेशन बिना समय गवाए, डायरेक्टली मूव करें। उससे पहले जो नए स्टूडेंट है उन लोगों को मैं एक बार बता दूं, ताकि उनको भी थोड़ा सा पता चल जाए क्लासेस के बारे में। दोस्तों, अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, पहली बार आए हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि बीए के सभी सब्जेक्ट हमारे द्वारा पूरे विस्तार से आपको पढ़ाए जा रहे हैं, इसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर ही पढ़ाए जा रहे हैं, जो कि पूरी तरह से आप लोगों के लिए निःशुल्क है ना। यूट्यूब प्लेटफॉर्म वालों के लिए, सभी के लिए निःशुल्क है। और अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट उन्हीं लेक्चरों के नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं, तो नोट्स बेसिकली जो सेशन चल रहा होगा उसकी डिस्क्रिप्शन से आप उस सेशन का क्लास नोट्स तो डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सभी नोट्स आपको एक साथ मिल जाए, एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाए, उसके लिए दोस्तों आपके लिए दो प्लेटफॉर्म हमारे द्वारा तैयार किए गए हैं, एक टेलीग्राम ग्रुप और एक व्हाट्सएप ग्रुप, है ना। अब ये व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पर कैसे आप ज्वाइन कर पाएंगे, ये आइए दोस्तों सेशन के एंड में मैं आप लोगों को पूरी जानकारी दूंगा, किस तरह से आप हमें जो है ज्वाइन करके अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और अपनी पढ़ाई के साथ में हमें किस प्रकार से ज्वाइन कर सकते हैं, कैसे आप हमारे साथ रहकर के बीए फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों ईयर की स्टडी को बेहतरीन बना सकते हैं। आइए शुरू करते हैं अपने सेशन को। शुरू करते हैं दोस्तों। जैसा आप सभी जानते हैं, फर्स्ट यूनिट हमारा चल रहा है, मैं रिपीट कर चुका हूं। इससे पहले वाले सेशन में हमने अर्थ, परिभाषा, स्वरूप और महत्व पर चर्चा की थी। आज का सेशन जो होने जा रहा है दोस्तों, इसमें हम बात करेंगे अनुवाद के प्रकारों पर। और अनुवाद के जो ये 4 प्रकार बताए गए हैं, इनके भी अलावा 4 प्रकार मैंने इसमें और ऐड किए हैं, +4 और कर दिया है। तो कुल मिलाकर के अब हम यहां पर इसके 8 प्रकारों पर चर्चा करने वाले हैं अनुवाद के। अब देखते हैं एग्जामिनर कहां से क्वेश्चन देगा, कितना भी घुमा दे, कहीं से भी दे दे, इस 8 प्रकार से बाहर आपका क्वेश्चन जा ही नहीं सकता है ना। क्योंकि 4 प्रकार आपको आपके सिलेबस में देखने को मिल रहे हैं। मैंने 4 प्रकार इसमें अनुवाद के और डाले हैं। बेसिकली वैसे तो काफी सिलेबस में 8, 9, 10 प्रकार भी दिए गए हैं। कुछ पुस्तकों में 4 प्रकार ही मात्र है, लेकिन कुछ पुस्तकों में आपको ज्यादा भी मिल जाएंगे। तो ऐसा ना हो कि मैं आपको यहाँ पर इसके सिर्फ 4 पार्ट पढ़ाऊं और किसी पुस्तक में जब आप पढ़े तो वहां पर 8-10 पार्ट मिल जाए और फिर आप कंफ्यूजन से भर जाए कि कौन सा करे कौन सा ना करे, कम पढ़ रहे हैं। तो इसके लिए दोस्तों मैंने सफिशिएंट डेटा देने के लिए ही आपको अन्य 4 इसमें और मैंने प्लस कर दिए हैं। इसके बाद में जैसा मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था कि बाकी की जो 4 टर्म है, इसमें एक टर्म दोस्तों हम और जोड़ेंगे, अनुवाद की आवश्यकता वाला। क्या जोड़ेंगे? आवश्यकता वाला, है ना। अनुवाद की आवश्यकता क्यों है, तो एक ये टर्म हो जाएगी। तो इस प्रकार से 5 टर्म यहां पर इस नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 में देखने को मिलेगी आपको। 5 टर्म हम एक साथ नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इसलिए हो सकता है कि तीसरा लेक्चर थोड़ा सा लंबा जाए, लेकिन हाँ, आप चिंता ना करें, ऐसा भी नहीं होगा कि 2-3 घंटे का हो जाए। अगर कुछ ज्यादा ही लंबा जाएगा तो उसके भी पार्ट कर देंगे, कुछ लेक्चर 3 में पढ़ा देंगे, कुछ लेक्चर 4 में कर देंगे। क्लियर है ना। तो घबराने की जरूरत नहीं है, जैसा उचित लगेगा उस तरह से उसको डिवाइड कर दिया जाएगा। आइए शुरू करते हैं। तो जान लेते हैं कि आज के सेशन में हमें क्या क्या पढ़ना है। आज के सेशन में क्या क्या पढ़ना है, वो कौन से 8 प्रकार है, उन पर मैं आप लोगों को थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे व्याख्या की, जैसा कि प्रत्येक सब्जेक्ट के प्रत्येक टॉपिक में सबसे पहले हमें करनी होती है। ठीक है ना। व्याख्या मतलब कि प्रस्तावना जो होती है, ठीक है ना। तो जहां प्रस्तावना शब्द इस्तेमाल नहीं करना है आपको, वहां पर आप व्याख्या शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपकी आंसर राइटिंग और ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है। तो सबसे पहले हमें व्याख्या पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद में व्याख्या मतलब कि ये समझेंगे कि इस पूरे टॉपिक में इंपॉर्टेंट डेटा क्या है, हम इस पूरे टॉपिक में क्या चर्चा करने जा रहे हैं। और जब इस प्रकार का कंटेंट आप एग्जामिनर को देते हैं ना, तो बहुत खुश हो जाता है कि यार वह बंदे ने क्या इफेक्ट डाला है कि स्टार्टिंग में ही आपने व्याख्या के रूप में उसको पूरे टॉपिक के बारे में समझा दिया चंद शब्दों में,
है ना। तो इसका एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है जिससे बहुत ज्यादा प्रभावित होता है एग्जामिनर और नंबर भी आपको अच्छे मिलते हैं। इसके बाद दोस्तों हम अपने मेन टॉपिक पर आएंगे, प्रकारों पर चर्चा करेंगे। प्रकारों के अंतर्गत भी दोस्तों हमने बताया आपकी 8 प्रकारों पर बात करेंगे। सबसे पहले कार्यालय अनुवाद पर बात करेंगे, उसके बाद विधिक अनुवाद, आशु अनुवाद, वैज्ञानिक एवं तकनीकी अनुवाद, शब्दानुवाद, भावानुवाद, रसारानुवाद या यांत्रिक अनुवाद। इस प्रकार के ये 8 अनुवाद हैं और संभवतः हो सकता है इससे पहले नहीं पढ़े हो तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको हो सकती है, लेकिन जब इनको समझेंगे ना तो बहुत इजी टर्म है, कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं होगा, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होगा, एकदम व्यवहारिक शब्द है, ये पूरे व्यवहारिक शब्द है। आइए एक एक करके दोस्तों इन सबको हम डिस्कस करने का प्रयास करते हैं। देखिए व्याख्या की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इससे पहले अगर आपकी व्यवहारिक समझ की बात करूं तो मैं अब ये मानकर चल रहा हूं कि इससे पहले जो सेशन हुआ था उस सबको अब सीरियल वाइज अब इसको अटेंड करते आ रहे हैं। तो अब मैं आगे की बात करूंगा, है ना। बार बार मैं जो है अनुवाद का अर्थ उठाकर नहीं बैठूंगा, अनुवाद का व्यवहारिक अर्थ नहीं समझाऊंगा, हर एक लेक्चर में समझाऊंगा। तो जो स्टूडेंट कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं ना वो बोर हो जाएंगे, बोलेंगे सर क्या है ये, बार बार वही सब कुछ रिपीट कर रहे हैं आप, मजा नहीं आएगा, है ना। तो व्यर्थ में समय गंवाने से ज्यादा अच्छा है कि हम आगे की बात करें। और अगर आप पिछले सेशन देखेंगे तो शायद आपके भी ज्ञान में थोड़ी सी वृद्धि जरूर होगी, ठीक है। तो मैं अब ये मानकर चल रहा हूं कंटिन्यू आप फॉलो कर रहे हैं और जो इससे पहले सेशन हुए हैं उनको भी आपने अच्छे से देखा है, समझा है, उसके बाद यहां पर आए हैं। तो आप लास्ट में किए गए सेशनों के द्वारा अनुवाद का अर्थ आप भली भांति समझ चुके थे। व्यवहारिक अर्थ में आपको प्रारंभ से बताते आ रहा हूं अनुवाद का, उसके बाद में शाब्दिक अर्थ भी मैंने कल डिस्कस किया था। आज जो हम बात करेंगे अब इसके सिर्फ प्रकारों के इर्द गिर्द घूमेंगे, व्याख्या के अंतर्गत भी। कैसे जरा समझिए, देखिए अनुवाद किसके द्वारा किया जाता है, एक अनुवादक होता है। अब वो अनुवादक कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, एक न्यूज़पेपर का ऑडिटर भी हो सकता है, एक फिल्म बनाने वाला भी हो सकता है ना, या कहें कि इंटरप्रेटर भी हो सकता है, कई प्रकार के लोग हो सकते हैं, लेखक भी हो सकता है, अनुवादक कोई भी हो सकता है। आगे बताऊंगा, सभी के प्रकार में समझाने वाला हूं आपको, एक एक करके पूरी बारीकी से बताऊंगा। तो इससे लेकर के अब कोई डाउट नहीं रहेगा आपके अंदर, बस ध्यान से सुनते चलिए और विशेष रूप से एक बात जरूर ध्यान रखिए, जो भी आ रहा है प्लेटफॉर्म पर आखिरी तक बने रहना, आखिरी तक बने रहना। संभवतः बहुत अच्छी बातें आप सीख करके जाएंगे इस टॉपिक को लेकर के। या कहें कि अगर आपका ये टॉपिक नहीं भी होगा ना दोस्तों, तो याद रखिएगा हिंदी जब भी आप कहीं पढ़ने बैठेंगे ना तो ये ज्ञान आपके उस ज्ञान में काफी वृद्धि कर देगा और उस किसी भी टॉपिक को ये ज्ञान आपका बहुत आसान बना देगा। अगर आपके सिलेबस में हिंदी सब्जेक्ट है, भले या फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट क्यों ना हो या थर्ड ईयर के स्टूडेंट क्यों ना, हिंदी से सिलेबस है ना, तो एक बार देखिए 20-30 मिनट में आपका समय इतना बर्बाद नहीं, ये तो मैं गारंटी लेता हूं। आप चाहे मेरा कोई सा भी सेशन अटेंड कीजिए, किसी भी विषय का कीजिए, आपका टाइम बर्बाद नहीं होगा। चलिए, तो अनुवाद में, अनुवाद जब कोई व्यक्ति करता है या अनुवादक जब भी किसी विषय का अनुवाद करता है तो उस अनुवादक की जो भूमिका होती है ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मान लो कि भारत में चाइनीज कोई मान लेते हैं कि कोई मिनिस्टर है या कोई भी नेता मान लेते हैं, आप कोई भी नेता को मान लीजिए, है ना, या विदेश मंत्री, सीधा सीधा बोलिए कि विदेश मंत्री, मान लो चीन का विदेश मंत्री भारत में आए, ठीक है ना, भारतीय सरकार डिस्कस करने के लिए, कुछ एग्रीमेंट साइन करने के लिए। अब यहां पर आ तो गए हैं वो, अब उनको मान लेते हैं कि जो विदेश मंत्री हैं चीन के, उनको इंग्लिश नहीं आती, 2 मिनट के लिए मान लीजिएगा इंग्लिश नहीं आती, है ना। तो अब क्या करेंगे, वो चीन में चाव चू करेंगे, है ना, और हमारे यहाँ के जो विदेश मंत्री है शंकर साहब, उनको चाव चू समझ नहीं आएगी। तो अब उसी स्थिति में क्या होगा, क्या दोनों के बीच में डिस्कशन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। इसीलिए क्या चलता वहां पर, इंटरप्रेटर चलता है साथ में, उनका भाषा का अनुवाद करने वाला उनका एक व्यक्ति साथ चलता है ना। तो एक वो व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जिसे इंग्लिश की भी, जैसे अगर हमारे एस जे शंकर साहब अगर इंग्लिश में बात कर रहे हैं और वो चाइनीज में बात कर रहे हैं, तो जो मीडिएटर है ना, अनुवादक जो है, वो उसका ऐसा होना चाहिए कि उसको चाइनीज भाषा भी सब अच्छे से समझ आती हो और इंग्लिश भाषा भी अच्छे समझ आती हो। तो जब एस जे शंकर साहब बोलेंगे इंग्लिश में, तो उसको चाइनीज में ट्रांसलेट करके वो हूबहू बता पाए, उसी भाव के साथ, उसी इमोशन के साथ, उसी अर्थ के साथ, वास्तविक अर्थ के साथ, है ना। वो जब चीन का विदेश मंत्री कुछ बोलेगा तो ये जो है जयशंकर साहब को बता पाए। तो इसलिए कहा गया है जो अनुवादक है ना, बहुत अहम भूमिका होती है। अगर मान लो उसने कुछ
फेरबदल कर दिया ना, तो ना तो एस जयशंकर साहब को पता चलेगा कि इसने मेरी बात को किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया है चाइनीज भाषा में, और ना चाइनीज विदेश मंत्री को पता चलेगा कि इसने इंडिया के सामने क्या बात रखी अगर जरा सा भी उसने कुछ गड़बड़ की तो। इसीलिए कहा गया है कि अनुवादक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। जितनी अहम या जितनी अहम भूमिका अनुवाद की है ना वर्तमान समाज के लिए, उससे भी ज्यादा जो है वो अनुवादक की भूमिका कहलाती है, क्योंकि अनुवाद करने वाला अनुवादक होता है। वो चाहे तो उसमें कुछ गड़बड़ कर सकता है, गड़बड़ करने से पूरा है ना सब घोटाला हो जाएगा। क्लियर है? तो देखिए, दरअसल अनुवाद की पूरी प्रक्रिया में उसे अलग अलग भूमिकाएं निभानी पड़ती है। अनुवाद की जो प्रक्रिया होती है, पूरी प्रक्रिया, उसमें अलग अलग भूमिका निभानी पड़ती है। जैसे किस किस प्रकार की भूमिका निभानी पड़ती होगी, देखिए, जब वो अगर मान लेते हैं कि किसी वस्तु का, किसी विषय का पार्ट को पढ़ रहा है उसको समझने के लिए, है ना, तो जब वो उस पार्ट का विश्लेषण करता है जिसका उसे अनुवाद करना है, तो उसको जब पढ़ेगा ना कि यार मुझे इसका अनुवाद करना है, एक बार पढ़ तो लूं मैं उसका, तो जब वो पढ़ेगा तो वो किस भूमिका में होता है दोस्तों? एक पाठक की भूमिका में होता है, पाठक की भूमिका में होता है। लेकिन उसको पढ़ने समझने के बाद जब समय आता है अंतरण करने का कि इस टॉपिक को उठा करके हमें दूसरी भाषा में उसका अनुवाद करना है, जब उस तैयारी में होता है और वो टॉपिक को लेना, उस कंटेंट को लेना चालू करता है, शुरू करता है, तो उस समय वो द्विभाषिक मतलब कि दो भाषाओं के विद्वान की भूमिका में होता है, दो भाषाओं के विद्वान की भूमिका में होता है। अगर वो इंग्लिश के कंटेंट को हिंदी में ट्रांसलेट करना चाहता है, तो जब वो इंग्लिश के कंटेंट को उठा रहा होगा ना, तो उसे अच्छे से पता होगा कि मैं किस कंटेंट का अनुवाद हिंदी में किस प्रकार से करूंगा। तो इसलिए कहा गया है कि पाठक की भूमिका के बाद में वो दो भाषाओं के विद्वान की भूमिका में होता है। इसके बाद में जब उसने जो रचना की है, जो अनुवाद किया है, उसको जब रिप्रेजेंट करेगा ना, जब प्रेजेंट करेगा, प्रस्तुत करेगा, पुनः रचना करने के बाद में जब उसको प्रस्तुत करेगा, तो उस समय वो एक लेखक की भूमिका निभा रहा होता है। इसीलिए कहा गया है कि अनुवाद करते वक्त अनुवादक जो होता है ना, एक भूमिका में नहीं होता, बल्कि उसकी कई सारी भूमिकाएं होती है ना। और चूंकि अनुवाद भी कई अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो अलग अलग प्रकार के अनुवादों में अनुवादक की भूमिका भी कई प्रकार की अलग अलग परिवर्तित होती चली जाती है। इसलिए क्लियर है, समझ आ रहा है ना? ठीक है, तो अनुवाद के प्रकारों का विभाजन बेसिकली देखा जाए तो दो तरह से किया जा सकता है। दो तरह से कौन कौन सा? पहला तो विभाजन किया गया है विषय वस्तु के आधार पर। किसके आधार पर दोस्तों? विषय वस्तु के आधार पर। और दूसरे विभाजन की बात करें तो उसकी प्रक्रिया के आधार पर किया गया है ना। एक विभाजन उसकी विषय वस्तु मतलब कि कंटेंट है क्या, एक्चुअल में किस पर आधारित है, उसको समझना, उसका विश्लेषण करने पर आधारित है विषय वस्तु, है ना। कौन सी, किसकी विषय वस्तु? तो स्रोत पाठ की, या स्रोत भाषा की, या स्रोत विषय की, जहां से कंटेंट लेना है अनुवाद करने के लिए। तो उस विषय वस्तु के आधार पर एक प्रकार हो सकता है। दूसरा जो प्रकार होगा वो होगा प्रक्रिया के आधार पर, कि किस तरह से वो ट्रांसलेट कर रहा है, प्रक्रिया, कौन सी प्रक्रिया को एक्सेप्ट कर रहा है अनुवादक। तो एक प्रक्रिया के आधार पर। तो ये दो प्रकार, दो आधार आप लोग विशेष रूप से याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिए, जिसे उदाहरण के द्वारा समझा सकता है इसको, देखिए उदाहरण लिखा गया है कि उदाहरण के लिए विषय वस्तु के आधार पर साहित्यानुवाद, है ना। कुछ अनुवादों की हम यह बात करने वाले ना, वहां पर ध्यान दीजिएगा कि हम कौन कौन से अनुवादों की बात, अनुवाद के जो प्रकार हम डिस्कस करने वाले हैं, तो कौन सा प्रकार विषय वस्तु पर आधारित है और कौन सा प्रकार उसकी प्रक्रिया पर आधारित है। मैंने यहाँ शॉर्ट में उदाहरण के द्वारा मैंने लिखने का प्रयास किया ताकि इस स्लाइड के और इस छोटे से पॉइंट के माध्यम से आप लोगों के मस्तिष्क में फिट हो जाना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछा जाता है आप लोगों से, कि वो पूछेगा वो कि वैज्ञानिक एवं तकनीकी अनुवाद किस पर आधारित है। ऑप्शन देंगे, विषय वस्तु पर आधारित है, या फिर प्रक्रिया पर आधारित है, या फिर दोनों पर आधारित है, या फिर इनमें से कोई नहीं। ये चार ऑप्शन दे दिए। आप क्या टिक मारेंगे मेरे दोस्त? तो आप लोग टिक मारेंगे कि ये विषय वस्तु पर आधारित है। कब मार पाएंगे? जब मैं आप लोगों को यह बताऊंगा कि कौन सा अनुवाद का प्रकार किस पर आधारित है। तो देखिए, साहित्य अनुवाद, जिसे हम आगे चल के पढ़ने वाले, साहित्य अनुवाद विषय वस्तु पर आधारित है। इसके बाद में कार्यालय अनुवाद भी विषय वस्तु पर, विधिक अनुवाद और आशानुवाद और वैज्ञानिक एवं तकनीकी अनुवाद, ये अनुवाद विषय वस्तु पर आधारित है। बाकी की जो अनुवाद है, जैसे शब्दानुवाद है, भावानुवाद, सारानुवाद या यांत्रिक अनुवाद, ये अनुवाद जो है दोस्तों इसकी क्लियर है, प्रक्रिया पर आधारित है, ठीक है ना।
तो ये व्याख्या आप लोग कर लेंगे ना, यहां तो कोई समस्या नहीं आएगी आप लोगों को, ठीक है ना। तो व्याख्या में इस तरह से हमें हमारे पूरे पाठ का एक जो मूल तथ्य होते हैं ना, जो मूल पॉइंट होते हैं, उनको देने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से आप अपनी व्याख्या को कंप्लीट करेंगे। इसमें देखिए आपने शॉर्ट में व्याख्या के अंतर्गत ही शॉर्ट में ही आपने अनुवाद के सारे प्रकार बता मारे और ये भी बता दिया कि कौन सा प्रकार किस पर आधारित है। समझिएगा जरा, 3-3.5 लाइन की सहायता से आप लोगों ने सब बता दिया उसको। आप सोचिए, जब जो भी कॉपी चेक कर रहा होगा बोलेगा यार व्याख्या में इसने तो क्या कर दिया, ये पूरा टॉपिक व्याख्या के अंदर रख दिया इसने, एकदम शॉर्ट में गागर में सागर ही भर दिया, है ना। तो सोचिए अब नंबर कैसे नहीं मिलेंगे आप लोगों को, क्लियर है ना। तो इस प्रकार के कंटेंट के साथ स्टडी कीजिए। जब ऐसे कंटेंट आप उसको दोगे तो वास्तविक रूप से आपको नंबर मिलेंगे। और बीए में हमारे नंबर जो इरेस होते हैं ना, जो माइनस होते हैं, उसका रीजन यही होता है दोस्तों कि हमें सब याद होता है लेकिन हमारा प्रेजेंटेशन जो है ना वो बेहतर नहीं जा पाता है। हम अपने ज्ञान का प्रेजेंटेशन बेहतर नहीं दे पाते उसको। हमारे पास सब याद है, बहुत ज्यादा पता है, सब पता है, लेकिन लिखना क्या है, उसको देना क्या है, किस पॉइंट में क्या रख के देना है, ये नहीं पता हमको। और इसी कारण से हमारे नंबर कट जाते हैं। और चूंकि पॉइंट पर, कौन से पॉइंट पर क्या देना है, इसके लिए हम मेहनत भी नहीं करते। क्यों? क्योंकि बीए तो है, कर ले जाएंगे, हो जाएगी, है ना। ये जो मानसिक जो एक धारणा बनी हुई ना, ये धारणा हमें अंत तक जो है परेशान करती है। तो इस धारणा से थोड़ा सा बाहर निकलने का हम लोग प्रयास करेंगे, संभवतः हमारे नंबर भी, मतलब बीए के अंदर भी नंबर अच्छे प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएंगे। और यार पिछले साल ही कंटिन्यू 2 साल से मैं देखते आ रहा हूं दोस्तों, 2 साल से इसी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर करके, जबकि पूरा सिलेबस पढ़ने को नहीं मिलता, 2-3 सब्जेक्ट मात्र यहां से करने के बावजूद यार कोई यूनिवर्सिटी टॉप मार रहा है, कोई कॉलेज में टॉप कर रहा है, कोई जिले में अव्वल आ रहा है। मतलब समझ सकते हैं आप लोग, थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है आप लोगों को, आप कर पाएंगे। हर कोई कर सकता, जिसकी भी इच्छा है ना कि बीए में उसको ताबड़तोड़ रिजल्ट देना है, दे पाएंगे आप। बस थोड़ी सी मेहनत मेरे साथ कर लीजिए आप लोग, जैसा बता रहा हूं उसके अनुसार चल लीजिए, 100% हो जाएगा आपका। चलिए, जो जिन प्रकारों पर हम डिस्कस करने वाले हैं, ये 8 प्रकार आपके सामने हैं। एक एक करके सभी पर हम डिस्कस करना प्रारंभ करते हैं। आइए, पहला जो हमारा प्रकार है, टाइप है अनुवाद का, ट्रांसलेशन का, उस पर हम पहले चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमने लिया है कार्यालय अनुवाद। कार्यालय अनुवाद, छोड़िए इस भाषा को, जरा ऐसे ही समझने का प्रयास करें दोस्तों। जो भी कार्यालय होते हैं, चाहे वो सरकारी कार्यालय हो या फिर वो निजी कार्यालय हो, कार्यालय 2 ही प्रकार के होते हैं, या तो सरकारी डिपार्टमेंट होगा या फिर प्राइवेट डिपार्टमेंट होगा, 2 ही होंगे ना। कोई सा भी कार्यालय हो, ये बताइए, क्या वहां पर किसी प्रकार के पत्राचार नहीं होते? क्या वहां पर किसी प्रकार का रिटर्न में कोई कामकाज नहीं होता, लिखित कामकाज नहीं होता? तो प्रत्येक कार्यालय में सबसे पहला काम यही आता है, सबसे पहला काम यही आता है। कौन सा? उसका जो कामकाज होता है वो लिखित संबंधित होता है, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों एक बात आप ये समझिए, अगर हम सरकारी कार्यालय की बात करें, सरकारी कार्यालय की दोस्तों अगर हम बात करें, तो यार देखिए, अगर हम हिंदी में अपनी प्रोसेस करते हैं तो जिनको हिंदी आती है वो समझ लेगा, और अगर इंग्लिश में अपनी प्रोसेस करते हैं तो जिसको इंग्लिश आती है वो समझ लेगा, है ना। ऐसे था ना, वो जब हमारा संविधान लिखा जा रहा था तो हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या कहा था संविधान लिखते वक्त, कि जिस दिन से संविधान लागू होता है उस दिन से लेकर के 10 साल तक आप अंग्रेजी को राजभाषा के सपोर्ट के रूप में मान पाएंगे आप लोग। मतलब हिंदी के साथ में आपको अंग्रेजी भी लेकर चल सकते हैं 10 साल तक। 10 साल के बाद में अंग्रेजी को आप पूरी तरह से हटा देंगे और हिंदी को ही राजभाषा बना देंगे, घोषित कर देंगे। लेकिन चूंकि कुछ समस्याएं रहती है ना, जैसे कि अगर उत्तर भारत के लोग तो चाहते हैं कि हिंदी राजभाषा बन जाए, लेकिन दक्षिण भारत के लोग इसके लिए जो है मना ही करते हैं कि नहीं भाई, इधर कोई हिंदी नहीं बोलता, कोई समझता नहीं है, तो हम हिंदी क्यों। एक काम कीजिए, अगर आपको बनाने का इतना ही शौक है तो फिर आप हमारे तमिल या तेलुगु क्यों नहीं बना देते राजभाषा, है ना। सबके अपने अपने विचार है। जबकि हालांकि हिंदी बनना चाहिए, रीजन उसका क्या है कि इसलिए नहीं कि हिंदी जो है खूबसूरत दिखती है या हमारे प्राचीन संस्कृति जुड़ी हुई है, ऐसा कुछ नहीं। इसका तार्किक जो आधार है ना, वो तार्किक आधार ये है हिंदी को राजभाषा बनाने का, कि उसको जो एक्सेप्ट करने की जो टर्म है ना, वो बहुत इजी है। मतलब हिंदी को बहुत आसानी से समझा जा सकता है, सीखा जा सकता है। मतलब जो हिंदी नहीं जानता है ना, उसके द्वारा भी हिंदी को बहुत ही आसानी से और कम समय में सीखा जा सकता है। इसलिए हिंदी को राजभाषा बना देना चाहिए, ये इसका विशेष आधार है। लेकिन छोड़िए, वो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट क्या सोचती है ना। तो हिंदी
है ना, संविधान में व्यवस्था की गई थी लेकिन एक्सेप्ट नहीं किया गया। अब जब एक्सेप्ट, आज भी कई साल बीत चुके हैं, लगभग 75 साल बीत चुके हैं, इसके बाद भी दोस्तों आज भी हिंदी और इंग्लिश या कहें कि प्रत्येक राज्य में उसकी राजभाषा, प्रत्येक राज्य की जो क्षेत्रीय भाषा होती है उसकी भाषा और इंग्लिश उसके साथ चिपकी हुई है। तो जब किसी राज्य का विवाद केंद्र में आता है तो वो या तो इंग्लिश में देगा या फिर अपनी राज्य के क्षेत्र की भाषा में देगा, है ना। तो विभिन्न भाषाओं के, जैसे मान लो आप जो है मध्य प्रदेश में बैठे हुए हो, तो मध्य प्रदेश में अगर आपको तमिलनाडु की कोई न्यूज प्राप्त हो रही है टीवी पर, तो क्या वो टीवी वाला आपको तमिल में आपको न्यूज देता है? नहीं, वो हिंदी में देता है। तो अब उस न्यूज देने वाले का कितना महत्व हो चुका है कि जो घटना घटित हुई है तमिलनाडु में एक्चुअल में बता रहा है, वो आपको एक्चुअल में बता रहा है और हूबहू बता रहा है, वही चीज बता रहा है। अगर वो उसमें चेंजेस कर भी देगा ना तो आप लोगों को कुछ खाक पता नहीं चलेगा, कुछ भी समझ नहीं आएगा कि यार इसने कब गलत बोला और क्या गलत बोला। जो उसने बोला आप उसी को सच मान ले जाएंगे। समझ पा रहे ना। तो यहां पर यही अड़चन आ रही है कि कार्यालय का जो अनुवाद कहलाता है ना, वो यही कहलाता है कि अलग अलग राज्यों की भाषाएं अलग अलग होने से प्रत्येक भाषा के अनुवाद का महत्व बढ़ जाता है। एक न्यूज रिपोर्टर के लिए जिसे न्यूज देनी है, पूरे भारत को कवर करते हुए एक न्यूज जो है देनी है और उत्तर भारत में उस न्यूज को प्रेजेंट करना है, तो उसके लिए जरूरी है कि चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में वो न्यूज होगी उसके पास में, उसको हिंदी में ट्रांसलेट करेगा, उसी भाव के साथ करेगा, उसी अर्थ के साथ करेगा। समझ पा रहे हैं। तो देखिए इस कंटेंट को पढ़िए एक बार। कार्यालय अनुवाद से आशय प्रशासनिक समाचार या फिर कामकाज का अनुवाद है। स्वतंत्रता के बाद में संविधान ने हिंदी को राजभाषा बनाने का संकल्प तो लिया था, पर कुछ राजनीतिक और सामाजिक दुविधाओं के कारण आज तक ये काम नहीं हो पाया। आज राजभाषा के मसले पर भारत में द्विभाषी नीति लागू है। द्विभाषिक नीति मतलब क्या हुआ दोस्तों? दो भाषाओं की नीति लागू है। हिंदी, या देखिए उत्तर भारत की बात करेंगे तो हिंदी और इंग्लिश, ठीक है ना। अलग अलग राज्यों में जिस राज्य में जो भाषा बोली जाती है वो साथ में उसके इंग्लिश, इसलिए कहा गया कि दो भाषाओं वाला सिद्धांत लागू है, दो भाषाओं वाली नीति लागू है। तो हर राज्य को अपनी राजभाषा भी निर्धारित करने की स्वतंत्रता संविधान ने दी थी। जैसे केंद्र को बोला था कि आप 10 साल बाद अंग्रेजी को हटा करके पूर्णतः यहाँ पर हिंदी लागू कर देना केंद्र में, है ना, हिंदी राजभाषा बन जाएगी। इसके अलावा प्रत्येक राज्य को बोलिए कि अंग्रेजी को फिर वो हटाए और अपने क्षेत्र की भाषा को वो रख ले, वो साथ में हिंदी को साथ में अटैच कर दे, है ना। तो अंग्रेजी की जगह हिंदी आ जाएगी सभी राज्यों के लिए। तो ये सुविधा भी संविधान ने प्रत्येक राज्य को दी थी। इसीलिए लिखा गया है कि राज्य को अपनी राजभाषा निर्धारित करने की स्वतंत्रता किसने? संविधान ने उसको दी थी। और राज्यों ने ये काम कर भी लिया है, अपने क्षेत्रीय भाषा को प्रत्येक राज्य ने अपनी राजभाषा बना लिया है। लेकिन संघीय सरकारों से उसके प्रशासनिक कार्य व्यवहार अंग्रेजी में ही होते हैं। अब जरूरी भी है होना। कोई भी राज्य अपनी रिपोर्ट लेकर के संसद में आता है तो वो अंग्रेजी में लेकर आना पड़ेगा उसको, क्योंकि उसकी भाषा अलग है, किसी और की भाषा अलग है। लेकिन पूरे भारत में अंग्रेजी एक कॉमन भाषा है। समझ पा रहे हैं आप लोग? कॉमन भाषा है अंग्रेजी। तो इसलिए अंग्रेजी में ही पूरा ये जो भी लेखा जोखा होता वो सब आता है। तो हिंदी है तो सही, लेकिन अंग्रेजी भी है साथ में। राज्यों के प्रकरण में उसकी अपनी राजभाषाएं भी है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में अनुवाद की उपयोगिता और महत्व, है ना, बढ़ जाएगा। क्लियर है? तो इसी को बोलते हैं हम कार्यालय अनुवाद। तो कार्यालय का अनुवाद इसलिए आवश्यक है। अगले अनुवाद की बात करें तो विधिक अनुवाद। यार विधिक अनुवाद में क्या डिफिकल्टीज? विधिक अनुवाद मतलब कि जिस अनुवाद की आवश्यकता हमें न्यायालय के लिए करनी पड़ती है। न्यायालय कितने प्रकार के होते हैं मेरे दोस्तों? जिला कोर्ट होते हैं, हाई कोर्ट होते हैं और सुप्रीम कोर्ट, है ना। तो प्रत्येक जिले में जो कोर्ट होता है आप अच्छे से जानते हैं उसका कार्य कैसा। अगर आप उत्तर भारत की बात करेंगे तो उत्तर भारत में बहुत सारे राज्य आते हैं ना, उत्तर भारत की बात करेंगे तो जिला कोर्टों की जो भाषा है वो हिंदी होगी। लेकिन जब आप हाई कोर्ट में जाएंगे या सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो वहां पर इंग्लिश में सारी प्रोसीडिंग होती है, उनका प्रत्येक कार्य इंग्लिश में संचालित होता है, ठीक है ना। तो देखिए न्यायपालिका संविधान में वर्णित लोकतंत्र के तीनों स्तंभों में से एक है। ये बिल्कुल आप सभी लोग जानते हैं, सेकेंड ईयर में आ चुके हैं। आप पॉलिटी अगर आपने मुझसे पढ़ी है ना तो आप लोकतंत्र के तीनों स्तंभों के बारे में जीवन में कभी भूल ही नहीं सकते अगर आपने मुझसे राजनीति विज्ञान पढ़ी है तो, है ना। यानी बताने वाला हूं राजनीति विज्ञान की बात राजनीति विज्ञान में बताऊंगा, है ना। या न्यायपालिका संविधान में वर्णित
लोकतंत्र के 3 स्तंभों में से एक है। जी हाँ, समाचार पत्रों में न्याय और उससे जुड़ी प्रक्रिया के से संबंधित कई प्रकार के समाचार प्रकाशित होते हैं ना। न्याय जो समाचार पत्र होते हैं उसमें आती है ना न्यूज, ठीक है ना, न्यायालय संबंधी न्यूज आती है। तो हिंदी को राज्य भाषा बनाए जाने के संकल्प के बाद भी उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय मतलब कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जितना भी कामकाज होता है वो पूरा का पूरा कामकाज किसमें दोस्तों, अंग्रेजी में होता है। क्लियर, जितने निर्णय होते हैं या जो अभिलेख होते हैं वो सब अंग्रेजी में होते हैं। यहां तक कि न्यायालय की जो प्रोसीडिंग होती है, जो कार्यवाही होती है वो भी अंग्रेजी में ही होती है, ठीक है ना। तो इंग्लिश में दक्ष होना परम आवश्यक है। अगर कोई भी एडवोकेट या कोई भी जो अधिवक्ता है, जब अगर वो हाईकोर्ट का अधिवक्ता बनना चाहता है तो उसका अंग्रेजी में दक्ष होना परम आवश्यक है। एक पत्रकार के लिए ये भी जरूरी हो जा, पत्रकार के लिए भाई जो पत्र में छापेगा, न्यूज़पेपर में छापेगा, उसके लिए जरूरी हो जाता है कि हिंदी में समाचार बनाने के लिए विधिक शब्दावली का भी उसको पर्याप्त ज्ञान हो, विधिक शब्दावलियों का, कानूनी शब्दावलियों का। अब ऐसा तो नहीं है ना कि जो आलू प्याज टमाटर की न्यूज आप लोगों को दे रहा है वही व्यक्ति जो है उसी भाषा में आपको न्यायालय की न्यूज भी प्रोवाइड कर दे। ऐसा तो नहीं होता है ना। जैसा अब मैं आपको हमेशा बताता हूं कि जब पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं तो हम पॉलिटिकल साइंस की टर्म का इस्तेमाल करते हैं बोलते वक्त, जब इंग्लिश पढ़ाते हैं तो इंग्लिश टर्म का इस्तेमाल यूज करते हैं, और जब हम कभी जियोग्राफी या हिस्ट्री या इकोनॉमी या एनवायरमेंट ऐसे कोई सब्जेक्ट पढ़ाते हैं तो उन सब्जेक्टों की टर्मिनोलॉजी को हम जो है इस्तेमाल कर यूज करते हैं बोलते वक्त, है ना। आज हिंदी पढ़ा रहे हैं तो मैक्सिमम हिंदी बोलने का प्रयास कर रहे हैं, यही होता है ना। तो इसी प्रकार से जब एक न्यूज रिपोर्टर जब न्यूज आपको सुनाता है, देता है या पेपर में छापता है, तो वो जिस प्रकार की न्यूज है, जिस कैटेगरी की न्यूज है ना, उस कैटेगरी के शब्दों का इस्तेमाल भी करता है। अब जब कब कर पाएगा, जब उसे उसका ज्ञान अच्छे से होगा। इसीलिए कहा गया है कि एक न्यूज रिपोर्टर के लिए समाचार पत्र छापने के लिए विधिक शब्दावलियों का जो तकनीकी रूप से उसका सही अनुवाद करने की क्षमता उसके अंदर होना आवश्यक है। यही कहलाता है विधिक अनुवाद। क्लियर है यहां तक का ना। चलिए अब आशु अनुवाद, ये बड़ा मस्त है, ये बड़ा मस्त है, रोचक है। इसका मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल लिया था ना, चाइनीज विदेश मंत्री और भारतीय विदेश मंत्री, वो उसी को हम आशु अनुवाद बोलते हैं। लेकिन आश्चर्य आपको तब लगेगा जब इसका पे हिंदी देखेंगे। आशु अनुवाद का इंग्लिश होता है इंटरप्रिटेशन, और मैं ये बिल्कुल नहीं मानूंगा कि आप में से किसी ने इससे पहले कभी इंटरप्रिटेशन शब्द नहीं सुना होगा। सुना है ना सबने, इंटरप्रिटेशन सभी ने सुना है ना, इंटरप्रिटेशन सभी ने सुना है, लेकिन आशु अनुवाद नहीं सुना होगा। आज सुन लीजिए, इंटरप्रिटेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों, आशु अनुवाद। क्या होता है आशु अनुवाद? वही चीन के विदेश मंत्री भारत आते हैं तो उनके साथ में एक इंटरप्रेटर साथ में आता है, या इस शब्द को नहीं यूज करना कोई दिक्कत नहीं है, एक अनुवादक साथ में आता है, ये सब इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तो वही दोनों भाषाओं का ज्ञाता होता है और वो दोनों भाषाओं को ट्रांसलेट करके एक दूसरे को न्यूज देता है। चीनी विदेश मंत्री को चीनी लैंग्वेज में उसको सामने वाले की रिपोर्ट देगा, सामने वाले की कही हुई बातों को देगा, बताएगा, और चीनी विदेश मंत्री की बातों को चीन से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके या अन्य भाषा में ट्रांसलेट करके दूसरे विदेश मंत्री को सुनाएगा। दैट्स ऑल, यही होता है आशु अनुवाद। कर लेंगे ना अब आप लोग, ठीक है ना। सार मैंने आपको बता दिया है, इसके साथ में आप कर लीजिएगा, यहाँ पर टाइम ऐसा देने की आवश्यकता नहीं है। वैज्ञानिक और तकनीकी अनुवाद, ये भी बड़ा रोचक है, ये भी बहुत शानदार है, और एक ही बार पढ़ने में आपको समझ आ जाएगा। कैसे आगे जरा देखिए। जाहिर है कि हमारा मौजूदा समय विज्ञान और तकनीकी का युग है ना, कोई आपत्ति नहीं आता। समाचार पत्रों में विज्ञान और तकनीकी से संबंधित, अब देखिए वही विधिक वाली बात यहां पर आ रही है। समाचार पत्रों में विज्ञान और तकनीकी से संबंधित भी हमें कई प्रकार की सूचनाएं समाचार पत्रों में प्राप्त होती है ना, विज्ञान प्रौद्योगिकी से संबंधित, जैसे विधिक न्यायालय संबंधित न्यूज हमको मिल रही थी, आलू टमाटर वाली न्यूज मिल रही थी, उसी प्रकार से विज्ञान तकनीकी की न्यूज भी मिलेगी हम लोगों को, ठीक है ना। तो इसके लिए जो अनुवादक है, जो पत्र छाप रहा है, उसके लिए जरूरी हो जाता है कि पत्रकार को वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावलियों का बहुत अच्छा ज्ञान, वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावलियों का अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हूबहू उसने ट्रांसलेट किया और फेंक दिया, पटक दिया, नहीं तो क्या होगा पता है आपको, हास्यपद बन जाएगा, लोग हंसेंगे उसके अनुवाद पर, विचित्र सा लगेगा देखने में। जब आप ट्रेन को लोहपदगामिनी बोलते हो
कैसा अजीब लगता है। 90% लोग तो समझ ही नहीं पाते कि बंदे ने क्या बोला है। आप रेलवे स्टेशन जाकर बोलिए भाई वो लोहपतगामिनी कब आएगी। जब भी कभी ट्रेन में सफर करने का मौका मिले, जब आप जाते हो तो किसी वहां के किसी यात्री को रोक करके पूछना उससे कि यार वो फलानी पद जो लोहपतगामिनी कब आएगी, तो वो ना आपको ऐसे देखेगा जैसे ना आप उसका मर्डर करने गए हो। समझ रहे ना। तो अनुवादक को इतनी समझ होनी चाहिए कि किस शब्द का इस्तेमाल करना है, किसका अनुवाद करना है। जैसे कि आप रेल को लोहपतगामिनी बोलेंगे तो वो विचित्र सा लगेगा, हास्यपद लगेगा। इसके लिए इंग्लिश का रेल है या ट्रेन है तो उसको उसी भाषा में वहां पर लिखना होगा। अनुवादक में इतनी समझ होना चाहिए कि किसका ट्रांसलेट नहीं करना है। इंग्लिश का हिंदी में ट्रांसलेट करते वक्त किसका ट्रांसलेट नहीं करना है, मतलब कौन से वर्ड हमको हिंदी इंग्लिश में ही रखना है ना, कौन से शब्द इंग्लिश में रखना है। तो जब कभी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना तो वहां पर आपको लोहपतगामिनी नाम नहीं आएगा, बल्कि आपको रेल या ट्रेन वहां पर पढ़ने को मिलेगा। इसी तरह से आपने देखा हो कंप्यूटर के लिए क्या यूज करते हैं दोस्तों, कंप्यूटर के लिए क्या यूज करते हैं, कमेंट करके आप लोग बताएंगे मुझे कंप्यूटर के लिए क्या यूज करते हैं, ठीक है ना। और इसी प्रकार से कैलकुलेटर तो मैं चलो लिख दिया, इसको लिखने की इच्छा नहीं थी यहाँ पर, क्योंकि दो चीज मैं आपसे पूछने वाला था। कंप्यूटर का हिंदी बताना, कंप्यूटर को हिंदी में क्या बोलते हैं। कैलकुलेटर यार गलती से लिखा गया, इसको भी नहीं लिखना था, कोई बात नहीं, है ना। जैसे कैलकुलेटर में कैलकुलेटर ही इस्तेमाल करते हैं वो छापने वाला, कभी संगणक नहीं बोलेगा, क्लियर है ना। तो ये होता है वैज्ञानिक और तकनीकी अनुवाद, मतलब कि वैज्ञानिक और तकनीकी संबंधी जो समाचार हमें प्राप्त होते हैं उस समाचार में अनुवादक को, मतलब न्यूज छापने वाले को ये इतना ज्ञान होना चाहिए कि तकनीकी और वैज्ञानिक अनुवाद जो शब्द है या शब्दावलियां हैं वो किस प्रकार से वहां पर उनका प्रयोग किया जाना है, किसका ट्रांसलेट करना है वो किसका नहीं करना है, क्लियर। शब्दानुवाद की बात करें दोस्तों तो शब्दानुवाद के अंतर्गत इस तरह के आदर्श अनुवाद में प्रयास किया जाता है कि मूल भाषा के प्रत्येक शब्द और अभिव्यक्ति की इकाई का अनुवाद लक्ष्य भाषाओं की किसी अभिव्यक्ति इकाई को छोड़ सकता है। ध्यान से फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, देखिए इस तरह के आदर्श अनुवाद में यह प्रयास किया जाता है अनुवादक के द्वारा कि मूल भाषा मतलब स्रोत भाषा, है ना, मूल भाषा मतलब स्रोत भाषा, मूल भाषा था स्रोत भाषा, स्रोत भाषा के मूल भाषा के प्रत्येक शब्द और अभिव्यक्ति, उस मूल भाषा में प्रत्येक शब्द का जो अभिव्यक्ति थी, मेन जो अभिव्यक्ति थी, मूल अभिव्यक्ति, उसकी इकाई का अनुवाद लक्ष्य भाषा में करते हुए मूल भाव को संप्रेषित किया जाए। मतलब जब आप स्रोत भाषा से किसी कंटेंट को आप दूसरी भाषा में लेकर के आ रहे हो तो जो भाव या जो मूल भाव स्रोत भाषा में था वही मूल भाव जो आपकी लक्ष्य भाषा है ना उसमें होना चाहिए, ट्रांसलेट अनुवाद करने के बाद होना चाहिए, है ना। दूसरे शब्दों में इसको समझ सकते हो कि न तो मूल पाठ की किसी अभिव्यक्ति इकाई को छोड़ा जा सकता है और न अपनी ओर से कुछ जोड़ा जा सकता है। मतलब जो भाव उसमें था उसी भाव को इसी तरह से प्रेजेंट करना है, अपनी ओर से कोई मसाला नहीं डालना है, कोई मसाला नहीं बनाना है, जैसा कि बना दिया करते हैं लोग। हालांकि न्यूज में, मीडिया में तो मसाले का व्यापार चलता है, चूंकि है ना, चलता है, क्योंकि बिना मसाले का न्यूज हमें कहाँ पसंद है। तो वो लोग बनाते भी इस प्रकार का, वो प्रयास भी करते हैं आप लोगों को खुश करने का, क्योंकि चटपटा खाने का जो शौक है वो तो इंडिया में ही है सबसे ज्यादा। चलिए, तो अनुवाद का ये जो प्रकार है, गणित, ज्योतिष, विज्ञान या विधि, साहित्य, इनके अनुकूल होता है ना। ये है शब्दानुवाद, मतलब शब्दों का अनुवाद आप इस प्रकार से करें कि उसका मूल भाव जो है वो परिवर्तित ना हो, बस इतनी सी बात है शॉर्ट में। भावानुवाद, तो भावानुवाद शब्दों से समझ लीजिए ना, इसमें क्या जरूरत है बताने की। भावानुवाद, भाव का अर्थ, जो शब्द है उस शब्द का जो भाव है ना हूबहू होना चाहिए। पढ़ लीजिए, इस प्रकार के अनुवाद में भाव, अर्थ और विचार पर अधिक ध्यान दिया जाता है। किस पर? उस शब्द के इमोशन पर, उस शब्द के भाव पर, कि जो शब्द लिखा हुआ है उस भाषा में वो शब्द का भाव किस प्रकार का उत्पन्न हो रहा है। अर्थ तो ठीक है, लेकिन उसका भाव कैसा निकल रहा है, उसी भाव को व्यक्त करना होगा और उसी का ध्यान दिया जाता है। किसमें? भाव अनुवाद में। ऐसे शब्दों, पदों या वाक्यांशों की उपेक्षा नहीं की जा सकती जो महत्वपूर्ण हो। ऐसे अनुवाद से सहज प्रवाह बना रहता है। पत्रकार अक्सर इसका सहारा लेते हैं।
अगला है सारानुवाद। सार, सार संक्षिप्त, संक्षिप्त होता है, याद रखिएगा। सार जो हम सारांश देते हैं ना आपको प्रारंभ में कि क्या पढ़ने वाले हैं, पूरा टॉपिक क्या देते हैं आपको, सारे तो प्रस्तुत करते हैं, पूरे टॉपिक का सार क्या है ये बताते हैं ना आप लोगों को। प्रारंभ में जो हम बताते हैं ना कि आज के सेशन में पूरे में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, वो सब कुछ है ना, तो वो क्या है, सार है। तो सारानुवाद का मतलब क्या हो दोस्तों, ये आवश्यकता के अनुसार छोटा बड़ा होता है, लेकिन हाँ संक्षिप्त तो रहता है, छोटा तो रहता है, लेकिन और छोटा हो सकता आवश्यकता के अनुसार। भाषणों में, विचार की गोष्ठियों में, संसद के वाद विवाद में, है ना, विषय वस्तु के सार जो है अनुदित प्रस्तुतिकरण इसी कोटि का होता है। विस्तृत प्रकरणों में अक्सर पत्रकार की पूरी विषय वस्तु का अनुदित सार तैयार कर उसे ही समाचार के रूप में प्रस्तुत कर दिया जाता है। जो कोई बड़ी कहानियां होती है, समाचार पत्र क्या करते हैं, उसको एक कहानी, कौन सी कहानी, उसके सार तत्व की कहानी के रूप में उसको प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं, जिससे हम शॉर्ट में उसको समझ जाते हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट पढ़ लेते हैं दोस्तों, यांत्रिक अनुवाद। यांत्रिक अनुवाद, यांत्रिक अनुवाद यार देखिए, यांत्रिक अनुवाद जस्ट लाइक कंप्यूटर। देखिए जरा, आधुनिक समय में कंप्यूटर की साक्षरता और हमारी उस पर निर्भरता, ठीक है ना, बढ़ी रही है ना, कम तो नहीं हो रही है। और कंप्यूटर की जगह आजकल चूंकि हम मोबाइल भी बोल सकते हैं, अब तो मोबाइल भी बोल सकते हैं, क्योंकि आधा जीवन हमने मोबाइल को समर्पित कर दिया है। पढ़ाई को किया नहीं किया, माता पिता को किया नहीं किया, परिवार को अरे कौन करे, करते रहेंगे बाद में, पूरा जीवन पड़ा हुआ है, लेकिन मोबाइल को हमने आज से ही कर दिया। और वास्तविक रूप से बोल रहा हूं दोस्तों, मोबाइल को आप अपना आधा जीवन समर्पित कर चुके हैं। अगर आपकी उम्र 100 साल थी तो अब आपकी उम्र मात्र 50 साल रह चुकी है, और उस 50 साल की उम्र में ही आपको पढ़ना भी है, उसी 50 साल की उम्र में आपको सोना भी है, उसी उम्र के अंदर ही आपको आपके जीवन के दिनचर्या के प्रत्येक कार्य करने हैं, सिर्फ मोबाइल को छोड़ करके, क्योंकि आधी उम्र अकेला आपकी मोबाइल ले जा चुका है। पहले हमारा जो दिन हुआ करता था दोस्तों, 24 घंटे का जो समय हुआ करता था ना, बहुत लंबा होता था। और आज देखिए, क्या आपको एहसास भी होता है कि कब सूर्योदय हुआ और कब अस्त हो गया, पता ही नहीं चलता। क्यों? क्योंकि जब भी हमें कभी 10-20 कुछ काम कर रहे होते हैं, थोड़ा बहुत 10-20 मिनट का टाइम मिलता है, तो हम पर से मोबाइल उठाकर बैठ जाते हैं, और मोबाइल के शॉर्ट में तो हमको पता ही नहीं चलता कब 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए। वो कुछ लोगों को तो हैबिट है, रात में 11 बजे बिस्तर पहुंच जाएंगे, और जो शॉर्ट देखना चालू करेंगे तो उनको देखते देखते 2-3 बज जाती नाइट की, पता ही नहीं चलता कब बज गई, है ना, नींद नहीं आती। तो है ना, मैं बोलना, मेरा भाव को भी समझिए मैं बोलना क्या चाहता हूं। तो ठीक है ना, जो कड़वा है थोड़ा सा दूरियां बनाइए, आपके जीवन के लिए जो कड़वाहट है उससे थोड़ी दूरियां बनाइए। चलिए, तो यहां पर कंप्यूटर और मोबाइल है ना, इन सब पर निर्भरता हमारी बढ़ती जा रही है। और आज ऐसे कई सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं जो 2 या अधिक भाषाओं के बीच अनुवाद करने की क्षमता रखते हैं, जस्ट लाइक गूगल, है ना। गूगल जैसे सॉफ्टवेयर आज हमारे पास है, जिनका अनुवाद हम बहुत आसानी से किसी भी भाषा में कर सकते हैं, बहुत सारी भाषाएं अवेलेबल है। लेकिन क्या आपने देखा, अगर आप गूगल को अपने दोस्त को कमीना भी लिख के दोगे ना, तो उसको वो इंग्लिश में ट्रांसलेट फट से कर देगा, किसी और भाषा में ट्रांसलेट कर देगा। लेकिन गूगल को मतलब नहीं है कि आपने अपने मित्र को गाली दी है या उसकी प्रशंसा की है। गूगल का कार्य सिर्फ इतना है कि वो आपको उसी शब्द का ट्रांसलेशन हूबहू कर देगा। आप ट्रेन लिखेंगे, वो लोहपद गामनी लिख देगा। उसे मतलब नहीं है कि उसके अनुवाद से लोग हंसेंगे या नहीं हंसेंगे, उसका अनुवाद विचित्र दिखेगा या नहीं दिखेगा, उसे नहीं मतलब। क्यों? क्योंकि वो मशीन है यार। समझ पा रहे हैं ना आप लोग मैं क्या बोलना चाहता हूं? ठीक है ना। तो इन सारी जो तकनीकी उपलब्धियां जो है, इनके बीच में हमें समझ लेना बहुत जरूरी है कि इसकी कुछ निर्णायक, ध्यान दीजिएगा, निर्णायक सीमाएं हैं। कुछ सीमाएं इन मशीनों की जो अनुवाद करती है। क्या सीमाएं हैं? जो मैंने अभी आपको बताया है ना, कि सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, अक्सर कोरा शब्दानुवाद करते हैं। कोरा शब्दानुवाद, जैसे आपने अपने मित्र को कोई गाली दी है, ठीक है ना, तो उस गाली का ट्रांसलेशन कर देगा, उसे नहीं मतलब कोरा अनुवाद कर देगा। ट्रेन लिखोगे, लोहपद गामनी लिख के आपके सामने पटक देगा। ये नहीं बोलेगा गूगल कि यार ऐसे क्यों, है ना, लोग हंसेंगे, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए, उसको कोई मतलब नहीं चाहिए उसे। क्लियर है? तो उनसे वांछित जो अर्थबोध है, ये इसकी प्राप्ति नहीं। वांछित अर्थबोध, जिस प्रकार का हमें अर्थबोध चाहिए ना, वो नहीं मिलेगा, उसका अभाव होगा। समझ पाए आप लोग? तो दोस्तों, ये 8 जो प्रकार थे हमारे अनुवादों के, उस पर हमने यहां पर चर्चा की है। ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से अब यांत्रिक अनुवाद में ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है।
आप लोग समझ चुके हैं, ठीक है ना। बाकी कंप्यूटर की ही कहानी है, आगे भी पढ़ेंगे आप लोग, अब एकदम आपको अब स्पष्ट होता चला जाएगा, अब कोई डिफिकल्टीज नहीं आएगी। अच्छा, अगला सेशन देखा बता देता हूं मैं, अगला सेशन किस पर होने वाला है। अगला सेशन भी दोस्तों इसी फर्स्ट यूनिट का ही होगा। मैं प्रारंभ में भी बता चुका हूं आप लोगों को बेसिकली, है ना। ये 5 क्षेत्र है जिस पर हम चर्चा करेंगे अगले सेशन में। आवश्यकता, क्षेत्र, कार्य, गुण और रोजगार की संभावना है, ठीक है ना। तो मैं कंटेंट देख लूंगा, मैक्सिमम कंटेंट होगा, समय ज्यादा जाएगा तो फिर हम इसका 2 सेशन भी इसके कर सकते हैं, अन्यथा एक में ही पहले तो प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे कि एक में ही पूरी क्लास को फिनिश कर दें। नहीं हो पाया तो फिर 2 पार्ट इसके लेकर आएंगे, ठीक है ना। चलते दोस्तों फिर मिलेंगे अगले सेशन में ही। और मैंने प्रारंभ में आपको बताया था व्हाट्सएप ग्रुप है ना, इस नंबर के द्वारा आप ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप। इसके अलावा टेलीग्राम पर, अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर लोधाजी क्लासेस नाम से ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लें। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी आप हमें आसानी से फॉलो कर सकते हैं। और सभी जगह दोस्तों हमारा नहीं बल्कि आप लोगों का नाम चलता है, और आप लोगों का नाम अर्थात कि लोधाजी क्लासेस, है ना, आपके प्लेटफॉर्म का ही नाम चलता है। कहीं पर भी हमने अपने नाम का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं किया है, क्योंकि ये एक बड़ा अब परिवार बनता जा रहा है, सदस्य संख्या अब इसकी बढ़ती जा रही है, निरंतर रूप से बढ़ रही है, निरंतर रूप से आप लोगों का प्यार हमें मिलता जा रहा है। और जिस प्रकार से, जिस स्पीड से आप लोग जो संख्या यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर बढ़ती जा रही है दोस्तों, इससे अब हमारा भी मोटिवेशन अब थोड़ा सा इंक्रीज होता जा रहा है, जिससे हमें भी एक उत्साह मिलता है कि नहीं यार, मैं भी आप लोगों के लिए कुछ अब थोड़ा सा और इसमें एडिट करके और कुछ और बदलाव करते हुए और बेहतर देने का प्रयास करूँ। हालांकि हमारा ये सफर दोस्तों आप लोगों के लिए एकदम निरंतर रहेगा और प्रतिदिन बना रहेगा, इसमें कोई बदलाव, कोई चेंजेस नहीं आएगा, है ना, निरंतर रूप से रहेगा। संभवतः प्रयास हमारा अंतिम रूप तक हमारा प्रयास यही रहेगा कि आप लोगों से किसी भी प्रकार का कोई चार्ज कम से कम इस प्लेटफॉर्म पर आप लोगों से ना वसूला जाए। एक पूरे श्रद्धा भाव से आप लोगों के लिए प्लेटफॉर्म मैंने बनाया था, और उसी के साथ में ही ये अंतिम रूप से ये प्लेटफॉर्म चलेगा। इसमें कोई बदलाव करने की हमारी कोई इच्छा नहीं है, ना आज है, संभवतः ना ही कल होगी। इसी उम्मीद के साथ में दोस्तों आज के लिए आप आपसे विदा लेते हैं, अगले सेशन में मिलेंगे, ठीक है ना, अगले सेशन में मिलेंगे बहुत जल्दी, और सेशन लगभग अभी हम कंटिन्यू ही रखेंगे। मिलेंगे अगले सेशन में दोस्तों, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।